स्टूडेंट्स, कल हम लोग सम कर रहे थे और सम को बीच में ही रोक दिए थे। एक एडजस्टमेंट हार्डली कंप्लीट हुआ था जो कि एडजस्टमेंट नंबर 2 था। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो इंफॉर्मेशन था जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो न्यू पार्टनर है, जो हमारे केस में अवनी है, वो एडमिट की गई है फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो वहाँ पे कोई रुपीस में टर्म्स नहीं था, तो हमने उसको बोला था कि वो एक इंफॉर्मेशन है और उसकी कोई एंट्री या कोई पोस्टिंग नहीं की जाएगी, बल्कि वो जो 1/4 शेयर था वो हमने यूज़ किया था फॉर फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका बस वही यूज़ है। जब भी वो 1/4 शेयर दिया रहेगा या न्यू पार्टनर का कोई शेयर दिया 1/4, 1/5, 1/3, उसका काम बस इतना ही होगा कि उससे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। बाकी उसका कोई यूज़ नहीं होता है पूरे सम के अंदर। वो एक इंफॉर्मेशन होती है कि न्यू पार्टनर को हमने कितने शेयर पर एडमिट किया। एडजस्टमेंट नंबर 2, वहाँ पे 2 पार्ट थे जिसको मैंने पहले वाले पार्ट को ब्रैकेट कराया था, तो वो पहला एडजस्टमेंट था और दूसरा वाला पार्ट उसके बाद में था। पहला एडजस्टमेंट था कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है 37,500, तो हमने एंट्री पास किया था कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में बोला था कि ही शुड ब्रिंग या शी शुड ब्रिंग ₹30,000 एज गुडविल, तो उसकी हमने एंट्री पास किया था कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 2 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई थी। थर्ड जर्नल एंट्री पर आके हमने रुक गए थे। थर्ड जर्नल एंट्री ये कौन सी है? ये कहीं पर मेंशन नहीं की हुई है, ये वो हिडन एंट्री है जो हम पास करते हैं जब गुडविल कैश में आता है। ये वो हिडन एंट्री है जो हमें पास करना होता है जब गुडविल कैश में आएगा, ठीक है। और कैश में आया है कैसे पता चलेगा? एडजस्टमेंट में या तो क्लियर कट वर्ड कैश लिखा रहेगा या तो वर्ड लिखा रहेगा ब्रिंग। ब्रिंग इंडिकेट वो ले करके आ रहा है, ठीक है। ले करके आएगा तो कैश नहीं होगा। तो जब ब्रिंग वर्ड दिखे या कैश वर्ड दिखे मतलब कैश लेकर आ रहा है और ये वाली एंट्री कंपल्सरीली उसके पीछे पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एंट्री थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन हमारे पास ओल्ड पार्टनर तो 2 है, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। टू मतलब क्रेडिट में, तो हमने दोनों पार्टनर को क्रेडिट में लिखा है, टू विक्रम कैपिटल एंड टू परदनियाज कैपिटल, ठीक है। अब गुडविल कितना रुपया आया था? तो गुडविल उसी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 30,000 आया था। कितना आया था गुडविल? 30,000। तो गुडविल के सामने हमने 30,000 लिख दिया। अब इस 30,000 में से विक्रम कितना ले जाएगा और प्रदनिया कितना ले जाएगी, ये प्रॉब्लम था। तो हमने उस एडजस्टमेंट को जब सीखा था या उस जर्नल एंट्री को जब सीखा था तो वहां पे हमने स्टेटमेंट कुछ ऐसा पढ़ा था, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर या बिटवीन ओल्ड पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल किस पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। लॉजिक ये है कि न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा और जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको दे देगा। ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। अब जब 2 लोग हैं तो 2 लोग में किसको कितना देना है? तो हमने वो पॉइंट पे सीखा था कि गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था। एट द एंड पता चला कि सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशियो सेम निकला। ये किस सिनेरियो में होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम होगा? ये उस सिनेरियो में होगा जब क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं होगा, जब क्वेश्चन में एनपीएसआर नहीं दिया होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। कल हम लोग ने सॉल्व करके देखा था, आगे से हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे से हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे कूद जाएंगे। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। लेकिन सैक्रिफाइसिंग का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब ये जो 30,000 गुडविल है हमें इसको बांटना है
2:3 के रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटेंगे आप लोग इसको? 2:3। अब जब हम लोग इसको 2:3 में बांटेंगे तो आंसर आएगा, एक को 12,000 रुपया देना है और एक को 18,000 रुपया देना है। 12,000 एंड 18,000। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये कैसे बढ़ गया, तो मैं आप लोग को कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि किस तरह रेशियो में डिवाइड करना होता है। ठीक, अमाउंट था 30,000 जो कि दो हिस्से में बढ़ेगा 2:3। कैलकुलेशन कैसे होगा? ऐसे 30,000 into 2 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड बाय 5 क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आता है? 5। 2 और 3 दोनों के रेशियो को प्लस करने का वो आंसर आपका डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले का कैलकुलेशन कैसे होगा? 30,000 into 3। 3 क्यों? क्योंकि इसको ये बाय 3 हिस्सा लेना है। डिवाइडेड बाय सेम 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5। बेसिकली 30,000 को 5 टुकड़े में डिवाइड कर देना है। 2 टुकड़ा पहला पार्टनर ले जाएगा, 3 टुकड़ा दूसरा पार्टनर ले जाएगा। ये 2:3 का मतलब होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5 6 जा 1 2 3 3 0 बच गए तो 6,000 into 2 करोगे तो आंसर आएगा 12,000। सेम कैलकुलेशन 5 1 जा 5 6 जा 1 2 3 0 बच गए। 6,000 into 3 करेंगे तो 18,000 आएगा। तो एक पार्टनर को 12 और दूसरे वाले पार्टनर को 18,000 रुपया गुडविल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अब इस जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, इस जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। अभी जो 2 एंट्री आपने कल सीखा था ना, उसके अंदर है ना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस हुआ होगा, या वो आपको सिंपल लगी होगी क्योंकि एक डेबिट था एक क्रेडिट था। यहाँ पे एक डेबिट है एंड मल्टीपल क्रेडिट्स है। ठीक है, तो जब मल्टीपल क्रेडिट होंगे तो एंट्री कैसे होगी ये देख लेना। कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा तो इसकी पोस्टिंग कैसे हो रही है यहाँ पे नजर रखना। सेम लॉजिक जो हमने कल फॉलो किया था। पहले अकाउंट को रीड करें। ये कौन सा अकाउंट है? गुडविल अकाउंट। और गुडविल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। गुडविल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। अब हमें ढूंढना है क्या हमने गुडविल अकाउंट प्रिपेयर किया है? तो हाँ सर हमने गुडविल अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, गुडविल अकाउंट पे हाथ रख लेते हैं। ये है हमारा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है, तो हम लोग गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे। कौन सा साइड आएंगे? डेबिट साइड। और क्या हम लोग इसके अंदर आके गुडविल लिखेंगे? ना, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते, तो किसका नाम लिखेंगे? ऑपोजिट पार्टी का। और यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी कौन है? पार्टनर्स लोग हैं। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में आके पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। और कल मैंने सिखाया था डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं टू। ठीक है, यहाँ पे एंट्री पास होगी तो 2 लिखेंगे, यहाँ एंट्री पास करेंगे तो बाय लिखेंगे। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय, तो हम लोग नाम लिखते हैं। पहले 2 विक्रम कैपिटल, विक्रम के नाम पे 12,000 रुपए। और एक और बंदा यहां पर है जिसका नाम प्रदनिया है, ₹18,000। कोई लोग बोलेंगे सर गुडविल तो यहाँ पे एक ही बार डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे दो एंट्री क्यों आई है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, गुडविल के सामने कितना रुपया नजर आ रहा है? 30,000। तो गुडविल के कॉलम में एंट्री कितनी पास होनी चाहिए थी? 30,000। अगर मैं सिर्फ विक्रम का नाम लिख के छोड़ दूं तो एंट्री कितने की पास होगी? 12। लेकिन गुडविल के सामने कितना लिख रहा है? 30। आई रिपीट, हम जो एंट्री पास कर रहे हैं, हम गुडविल की एंट्री पास कर रहे हैं, तो अमाउंट भी किसका होगा? गुडविल का। भले से हम लोग ऑपोजिट पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुडविल अकाउंट में टोटल 30,000 की एंट्री पड़ना चाहिए, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो देखो 30,000 की एंट्री कंप्लीट होगी। अगर आप एक को लिख के छोड़ दोगे तो दूसरा रह जाएगा और अकाउंट टैली नहीं होगा।
ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट पार्टी, लॉजिक ये है कि ऑपोजिट पार्टी का नाम लिखते हैं तो दोनों ऑपोजिट पार्टी को उठा के लिख देने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट में कौन बैठा है? क्रेडिट में कैपिटल बैठा है। कोई विक्रम और प्रज्ञा पे फोकस करेंगे, उधर फोकस मत करो, कैपिटल पे फोकस करो। कैपिटल, क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट दिखता है या क्रेडिट दिखता है? कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में डेबिट दिखता है या क्रेडिट दिखता है? आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका, अगर टू वाली साइड है टू तो वो क्रेडिट में है। कहां पर है वो? क्रेडिट में। तो कैपिटल हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट में है, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। कौन सी साइड पर पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। और हम नाम किसका लिखेंगे? कैपिटल? नहीं, हम लोग नाम लिखेंगे ऑपोजिट वाले का। और यहाँ पे ऑपोजिट में आपको कौन नजर आता है? गुडविल नजर आता है। कौन नजर आता है? गुडविल। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। ठीक, अब हम लोग एंट्री किसकी पास कर रहे हैं? कैपिटल की। तो अमाउंट क्या क्या आना चाहिए? ये दोनों। अब विक्रम के कॉलम में जाके 12,000 की एंट्री और प्रजनिया के अकाउंट में जाकर के 18,000 की एंट्री पास करेंगे। विक्रम के कॉलम में 12, क्योंकि विक्रम को गुडविल का 12,000 देना है, और प्रजनिया के अकाउंट में कितनी एंट्री देंगे? 18, क्योंकि प्रजनिया को 18 देना है एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीटली खत्म हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 के दो हिस्से थे। पहला पार्ट कैपिटल से रिलेटेड था जो हमने कल कर दिया, दूसरा पार्ट गुडविल ला रहा था वो भी हमने कल कर दिया। लेकिन जैसे ही गुडविल कैश में आएगा एक हिडन एंट्री पास करनी थी, वो हिडन एंट्री हमने कल देखा था। लेकिन इस हिडन एंट्री के अंदर एक चीज ये थी कि गुडविल जब ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं था। ठीक, तो हमने कल कंक्लूजन निकाला था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें मिल गया 2:3। तो हमने क्या किया? गुडविल का अमाउंट, वो जो 30,000 गुडविल का अमाउंट था उसको 2:3 में बांट लिया। काय में बांट लिया उसको हम लोग ने? 2:3 में। और वो 12,000 और 18,000 में बटा और उसकी हमने पोस्टिंग कर ली। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये आप लोग सम खत्म होते बाद ही नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट साइड पे जहां पे आपका सम खत्म हो रहा है ये सारा कैलकुलेशन वहां करके रखना। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग ये सब कैलकुलेशन है ना हमेशा लास्ट पेज पे करते हो, तो जब आप लोग उसको लास्ट पेज पे करते हो ना तो जब तक वो बुक भरती है ना तो लास्ट के 4 पेज के अंदर है ना खाली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारा लिखा होता है। कहीं पेंसिल से किया है, कहीं टेढ़ा किया है, कहीं ऐसा किया है, कहीं वैसा किया है। फिर जब आपको पता नहीं लगता है कि 30,000 का 12 और 18 कैसे हुआ, फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। तो बेटर ये है कि जो कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं उसको फेयर रखना। फेयर इसके लिए रखना ताकि कल आप जब कोई प्रॉब्लम में फंसोगे तो आप जब उसको ओपन करोगे ना फटफट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा, सर से मिलेंगे या फिर किसी दोस्त को पकड़ेंगे अगर शर्म आ रही है मेरे से पूछने के लिए। तो बेटर ये है कि इसको वेरी नेक्स्ट पेज पे जहां पे आपका सम खत्म होगा हर सम के अगले पेज पे सारा कैलकुलेशन करके रखने का, तो अपने को किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट रिवीजन के अंदर भी काम आता है। ये सारा चीज नॉर्मली लास्ट पेज पे करते हैं, मत किया करना। ये सब वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट बन रहा है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सबके पास क्वेश्चन होगा तो हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जंप करेंगे। अब ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, यहां से आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। यहां से क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने आप लोग को एक सिनेरियो बताया था परसों के दिन रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। जैसे कि ए ने और बी ने एक जमीन खरीदते थे जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपया 2005 में। 2020 में इन 2020 जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा था तो उस जमीन की वैल्यू हो गई थी 1.5 लाख रुपया।
तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था 1,30,000। अगर आपको वो सिनेरियो याद है तो अब वो एडजस्टमेंट चलेंगे। क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना, क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर वो क्या सेंटेंस यूज कर रहा है, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा आप उसकी प्रॉपर एंट्रीज फ्रेम नहीं कर पाओगे। सेंटेंस सिंपल होते हैं लेकिन कभी-कभी थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, कभी कभार ट्रिकी नहीं भी होते हैं तो हम उसको घाई में पढ़ते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल लेते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हमने घाई में पढ़ा था, जल्दी जल्दी में पढ़ा था, हम मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। तो एकदम ध्यान से और फोकस रख के पढ़ना कि सेंटेंस में क्या लिखा है। ठीक, आपको एक बार में सम कंप्लीट करना है, आपके पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा कि मिस्टेक्स करते जाओ और बाद में वापस से सम को गो थ्रू करो। तो इससे बेटर है 10-15 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन वन शॉट में आपका आंसर सही होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन में ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 3 रीड करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। ठीक, इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, ये एक एडजस्टमेंट हो गया। एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये इसको एक ब्रैकेट में पुट कर दो, ये दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट है, अलग अलग है, इसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। हम एट अ टाइम एक एडजस्टमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लिखता है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को 45,000 होना चाहिए। इज वैल्यूड एट मतलब आज की इसकी वैल्यू 45,000 है। तो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि जमीन की वैल्यू 45,000 है। अब ऊपर क्वेश्चन में ये वाले पार्ट पे आपको एक बैलेंस शीट नजर आ रही है, वहां पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग नजर आएगी। जरा देखना वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या 45,000 नजर आ रही है, एक बार गो थ्रू करना। असेट साइड में सेकंड आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप लोग जब देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं सर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 नहीं नजर आ रही है, 37,500 नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 37,500 है तो तुमको क्या लगता है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है या उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है? वैल्यू को बढ़ाना है या वैल्यू को घटाना है? सर वैल्यू को बढ़ाना है, वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है। तो अब हम लोग असेट में जाएंगे। ठीक है, क्यों असेट में जाएंगे? बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग इज एन असेट, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग कहां पर जाएंगे? असेट में जाएंगे और असेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग पहले हम लोग इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे और जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो मैंने आपको सिखाया था इनर कॉलम यूज करना। कौन सा कॉलम यूज करना? इनर कॉलम। तो पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 37,500। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो प्लस करना है या माइनस करना है? तो हम लोग बोलेंगे सर प्लस करना है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है प्लस करते हैं, तो हमने प्लस के साइन डाल दिया। ठीक है, और हम लोग वर्ड यूज करेंगे रीवैल्यूड। रीवैल्यूएशन से वर्ड निकला है रीवैल्यूड। ठीक है, इसकी वैल्यू को 45,000 से बढ़ाना है या 45,000 तक पहुंचाना है? कुछ लोग घाई में आके ना यहां पे लिख देंगे 45,000 और जैसे ही आपने यहाँ 45,000 लिखा ना आपके लैंड की वैल्यू तकरीबन पहुंच जाएगी 82,500। आपको बनाने बोला था 45, आपने बना दिया 82,500। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, उसने बोला है 45 बना दो, तो 45 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 45 बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा 7,500। तो जब आप इसको प्लस करके बाहर निकालोगे तो इसकी वैल्यू नजर आएगी 45। दोनों को प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू नजर आएगी 45। कुछ लोग सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला कि 7,500 ही प्लस करना है,
तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, मैंने 45,000 किसी चीज को बनाना है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू 7,500 थी, तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो जब आप माइनस करोगे तो पता चलेगा 7,500 रुपया कम पड़ रहा है, तो हमने 7,500 रुपया ऐड कर दिया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 45 की बन गई। ये हमारा फाइनल अमाउंट होता है, ये हमारा फाइनल अमाउंट होता है, 45 की बन गई, उसने 45 की बनाने बोला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर पे चलेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे और कुछ लोग क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे, चलो अब फर्नीचर पे चलते हैं, फर्नीचर में क्या बोला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट। आपको अगर सम एक बार में खत्म करना है ना, तो जब तक आप उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट नहीं पास करते हो ना, तब तक अगले एडजस्टमेंट पे जाने का ही नहीं। ठीक है, एकदम आसान तरीका गलतियों से बचने का। ठीक, नॉर्मली ये होता है, ये लिख दिए, खुश हो गए 45,000 और ले अब हम पढ़ेंगे कि फर्नीचर कितना। ठीक, मर जाओगे यहाँ पे। एकदम आसान तरीका गलतियों से बचने का तो ये है, आपने जैसे ही एक इफेक्ट पास किया, जब तक उसका सेकंड इफेक्ट नहीं पास करते हो तब तक अगले एडजस्टमेंट पे नहीं जाना। सिंपल सा लॉजिक है, ये रूल फॉलो करोगे ना तो ये आपको हर सम में काम आएगा। एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी काम आएगा, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में भी काम आएगा, एनपीओ एक चैप्टर है उसमें भी काम आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी काम आएगा, और आप जब तक कॉमर्स के फील्ड में हो ना तब तक आपको काम आएगा। सिंपल सा रूल, एक इफेक्ट पास करने का, दूसरा इफेक्ट पास करने का। जब तक सेकंड इफेक्ट पास नहीं होता है, हम अगले एडजस्टमेंट पे जब नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। और आपने यहाँ पे घाई दिखाई तो फिर एट द एंड ये होता है कि आप फिर ढूंढते रहते हो कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। तो सिंपल सा लॉजिक, अभी तो आप छोटे लेवल पे हो, इसको हैबिट बना लो। जब हम लोग 13, 14, 15 में जाएंगे तो वहां पे सम बड़े होते जाते हैं एंड वो टाइम पे हम लोग ये रिस्क नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट पास किया, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट हम लोग उसी टाइम पे ही पास करेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड इफेक्ट देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस एडजस्टमेंट को देख करके? अच्छा, तो थिंकिंग का सेकंड लेवल, एडजस्टमेंट को दूसरा एस्पेक्ट इस चैप्टर में किस तरह सोचना है, आपको देखना है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से आपको लॉस हुआ है या आपको गेन हुआ है, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जरा गौर से ऑब्जर्व करना और बताना इस एडजस्टमेंट से आपको फायदा हुआ है या आपको नुकसान हुआ है। असेट हमारी प्रॉपर्टी होती है, एक रैशनल थिंकिंग करोगे आपको अपना आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, फायदा या नुकसान। तो मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि अगर असेट हमारी प्रॉपर्टी होती है और हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो ये तो फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, 7,500 रुपीज का फायदा हो गया, 7,500 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, आपने ये दोनों वर्ड को, लॉस एंड गेन को, पहले कभी देखा है इस चैप्टर के अंदर? किसी को कुछ याद आ रहा है? लॉस और गेन ये कौन से अकाउंट से डील करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमेशा डेबिट में लिखना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम या फायदा, इनकम और गेन, उसको हमेशा क्रेडिट करना। ये एक रूल पढ़ा था विथ रिलेशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस अकाउंट के साथ में पढ़ा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। अगर एक्सपेंस दिखता है, अगर लॉस दिखता है, तो उसको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड अगर हमें इनकम नजर आती है या हमें फायदा नजर आता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम लोग को यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है तो फायदे को हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन पे।
एक असेट रीवैल्यू किया गया है तो उसका सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू की गई है उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि फायदा हुआ है, फायदे को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फायदा किसकी वजह से हुआ है? तो फायदा लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से हुआ है। तो यहां आके लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए का फायदा हुआ है? 7500। इनर कॉलम क्यों नहीं यूज किया मैंने? क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं था, एक ही अमाउंट था, 7500 रुपए का फायदा हुआ। अब कुछ लोग जज्बात में आके या घाई में आके क्या करते हैं, इधर 45 है ना बाहर वाले कॉलम में, तो इधर भी 45 होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, उनको पता है गलत है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं 45, स्पीड में आते हैं, क्रेडिट करेंगे, फायदा हो गया, अंदर से खुशी इतनी होती है ना कि एडजस्टमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके 45 लिख डालते हैं, कुछ सोचते नहीं है और अगले एडजस्टमेंट पे चले जाते हैं। आपको वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है जितने रुपए से फायदा हुआ है या जितने रुपए से लॉस हुआ है। यहाँ पे फायदा सिर्फ 7500 रुपए का हुआ है। 37,500 की जमीन पहले से रिकॉर्डेड थी, हमने उसको इंक्रीज किया है, हमने उसको रीवैल्यू किया है, हमने उसको बढ़ाया है सिर्फ 7500 रुपए से, तो उसका सेकेंड इफेक्ट पड़ेगा 7500 रुपए से। ठीक है, ये एडजस्टमेंट देख लेना। दूसरा एडजस्टमेंट भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होगा, आगे के सारे एडजस्टमेंट ऐसे ही चलेंगे। ठीक, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए दो इफेक्ट पास हो गए, आगे बढ़ेंगे। एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू गिरना, टेक्निकल टर्म है। ठीक है, असेट की वैल्यू को गिराने के लिए टेक्निकल टर्म्स है, अकाउंट्स के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिराना है, माइनस करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है, जो आपको बोलना है वो बोलो, माइनस याद रखना। डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करना है, कम करना है। ठीक है, तो फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोलना है। अच्छा, अब फर्नीचर किसी को नहीं पता है फर्नीचर असेट है या लायबिलिटी है, तो आप ऊपर गो थ्रू कर सकते हो, ये जो आपके पास बैलेंस शीट है ना, देखने का फर्नीचर लायबिलिटी में है या फर्नीचर असेट में है। तो आप जब देखोगे तो फर्नीचर असेट में है, तो हम लोग जाएंगे फर्नीचर लिखेंगे और फर्नीचर की पुरानी वाली वैल्यू लिखेंगे। ₹3000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, कुछ कैलकुलेशन होने वाला है। अब इसको हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने डेप्रिसिएशन का DEP और ऊपर हम लोग N लिख देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 10% डेप्रिशिएट करना है। 10% निकालने का आसान तरीका, लास्ट से ना एक जीरो हटा देने का, तो 3000 का 10% आएगा 300, माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में निकालेंगे 2700, 2700। ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट पास करते हैं। सेकंड इफेक्ट पास करने के लिए असेट की वैल्यू गिर गई है, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। असेट की वैल्यू गिर गई है, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आप लोग बोलोगे सर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान को रीवैल्यूएशन के कौन सा साइड पर रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में। तो अब हम लोग पहुंचेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और यहां पर आगे लिखेंगे टू, डेबिट साइड टू, क्रेडिट साइड बाय। नुकसान किसकी वजह से हुआ है? नुकसान फर्नीचर की वजह से हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? तो सर 300 रुपए का नुकसान हुआ है। 300 रुपए का नुकसान हुआ है, 2700 का नुकसान नहीं हुआ है, 300 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 300 रुपए रिकॉर्ड करना, 300 रुपए रिकॉर्ड करना। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल लिख रहे हो, तो आप सब जगह नॉर्मल ही लिखोगे। मैं कैपिटल इसके लिए लिख रहा हूँ, कहीं वो वर्ड्स छोटे ना लिखने लग जाए, इसके लिए मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ। आप नॉर्मली हर जगह ऐसी ही राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, वरना कुछ लोग सोचेंगे ये लगता फॉर्मेट का पार्ट है। एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद
डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर 5, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, आपको उसको 5 को 4 करना है और 6 को 5 करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना है तो उसको लेट इट भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखा है तो मैं उसको वैसे ही पढ़ लेता हूँ। लिखता है अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यस वर्ड को अंडरलाइन कर लो पूरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल को अंडरलाइन कर लो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको अंडरलाइन करो और लेफ्ट हैंड साइड पे जगह है 5 लिखा हुआ, उससे पहले जगह है, वहां पे जाकर लिखना RDD, ठीक है, उसको क्या लिखना, RDD लिखना, RDD का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स तो आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड और उसके बाद में डाउटफुल डेट्स वर्ड लिखा उसने, D फॉर डाउटफुल एंड D फॉर डेट्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग RDD भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम देख के डरने का नहीं, इतना सारा इतना बड़ा क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है RDD का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, बिजनेस के अंदर या अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। 11th स्टैंडर्ड के शुरुआती चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने कभी खोल के पढ़ा नहीं था, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये RDD वाला फंक्शन चलता है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अगर बिजनेस को नियर फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है, बिजनेस को क्या नजर आ रहा है, नियर फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आई रिपीट, अगर बिजनेस को नियर फ्यूचर में मतलब दिख रहा है कि नुकसान होने वाला है, अगर बिजनेस को नियर फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो लॉस की बात हो गई, लॉस दिख रहा है रिकॉर्ड कर लो, तो क्या इनकम भी दिखेगी तो भी रिकॉर्ड कर लेने का, तो ना, कंजर्वेटिज्म इनकम के बारे में बोलता है, इनकम को होने दो, इनकम को एक्चुअल में अराइज होने दो, इनकम को एक्चुअल में आने दो, तब रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर नुकसान नजर आ रहा है तो उसकी तैयारी पहले से करना, ऐसा ना हो अचानक से शॉक लगे, जोर का झटका धीरे से लगा, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन है कि बिजनेस है ना पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा उस लॉस को बेयर करने के लिए, ठीक है। बिजनेस पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा उस लॉस को बेयर करने के लिए अगर उसको नियर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है। अब जब भी RDD वाला एडजस्टमेंट आता है, RDD, तो ये एडजस्टमेंट हमेशा